नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मदरसों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम धामी ने भी मदरसों के सर्वे पर मुहर लगा दी है। सीएम धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती है। ऐसे में जांच होना जरूरी है ताकि आखिर सच सामने आ सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच के साथ साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे कराए जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने के बाद शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी ऐसी संपत्तियों का सर्वे कराने की बात कही है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। साथ ही शादाब शम्स ने सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे होने की भी बात कही है। शादाब शम्स के इस बयान की तारीफ भी की जा रही है, लेकिन एक बयान ऐसा भी है जिसको लेकर उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय उनके विरोध में खड़ा हो गया है। तो देखिए, मदरसों को सर्वे को लेकर अब उत्तराखंड में भी हलचल तेज है, जहां सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने भी कहा है कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो। तो देखिए किस तरीके से सीएम धामी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर मदरसों को लेकर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, ऐसी बातें सामने आती रहती हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो आखिर सच पता लगना चाहिए, उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। इसके लेकर सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। और इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि मदरसों का सर्वे हो, और शादाब शम्स के बयान पर भी सीएम धामी ने मोहर लगाई है, क्योंकि शादाब शम्स की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड के मदरसों का सर्वे होना चाहिए, तमाम जो डिटेल्स हैं ताकि इस सर्वे के जरिए जुटा सके, और इसी के लिए प्रशासन को भी निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ अभी शादाब शम्स की तरफ से भी ये बड़ी जानकारी साझा की गई है और उनके बयान पर सीएम धामी ने भी मोहर लगा दी है। तो देखिए, अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, देखिए अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार सीएम धामी की भी यही प्रतिक्रिया सामने आई है और शादाब शम्स के बयान पर भी सीएम धामी ने मोहर लगाई है। देखिए, राज्य सरकार ये चाहती है कि समय समय पर जो आरोप, इल्जाम या चर्चाएं मदरसों को लेकर रहती हैं, उसमें तस्वीर साफ हो, बेवजह की अफवाहें ना फैलें, और सरकार भी चाहती है उनके पास एक फ्रेश एंड फाइनल फिगर हो कि आखिर कितने मदरसे संचालित हो रहे हैं, कितने पंजीकृत हैं, कितनों को सरकारी सहायता मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, और जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, उन्हें कौन पढ़ा रहा है, उनको पैसे कौन दे रहा है, या जकात या चंदे के माध्यम से उनको तनख्वाह मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजपुर रोड के भी एक मदरसे का मैं जायजा लेने गया था, तो वहां पता लगा कि 2014 के बाद से 3 शिक्षकों को तनख्वाह जो सरकारी फंड से आती थी वो अब नहीं मिलती। लोगों की मदद से बच्चे पढ़ रहे हैं। राजपुर रोड एक वीवीआईपी इलाका है, देहरादून का पौज इलाका है, और मुख्य सचिव के आवास के ठीक सामने ये मदरसा बना हुआ है। हालांकि वहां के हालात काफी बेहतर लगे, साफ सफाई इत्यादि, पर ये एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जब तमाम अफवाहें और कई प्रकार की चर्चाएं हैं, तो ऐसे में सरकार एक सटीक निर्णय ले रही है ताकि भविष्य में सरकार वक्फ बोर्ड जो अल्पसंख्यक के विभाग के अंतर्गत आता है, कहीं कहीं बहुउद्देशीय वित्त निगम के अंतर्गत आता है, तो उनकी फंडिंग की व्यवस्था, उनको पैसे जो जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यदि आर्थिक मदद जा रही है तो क्या उसका सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं, इन सारी विषयों की जानकारी अब वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकार को पहुंचेगी और बहुत जल्द ये अब सर्वे शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए इस दौरान क्या कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा मदरसों के सर्वे को लेकर? क्या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की ही केवल सर्वे होगा, या फिर साथ ही साथ किस तरीके से वित्तीय पोषण हो रहा है उन मदरसों का, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी, और क्या पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है? जी देखिए, अभी तक किस पैरामीटर के तहत या क्या मानक होंगे जांच के, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए वक्फ बोर्ड की एक कमेटी बैठेगी, जो उनका बोर्ड है, बोर्ड बैठकर निर्णय लेगा। लेकिन सभी मदरसों की जांच होगी, ये स्पष्ट है, और मुख्यमंत्री भी संकेत दे चुके हैं कि जांच होनी चाहिए। जो तमाम तरीके की समय समय पर बातें आती हैं वो साफ हो, कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, लिहाजा सरकार इस ओर
आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और सुदीप देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि सर्वे हो रहा है तो वहां पर विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से फिलहाल कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किस तरीके से लोग इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तुलना में बहुत बड़ा प्रदेश है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मदरसे संचालित होते हैं और समय समय पर हम देखते भी हैं कई शिकायतें आती हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं राजपुर रोड के भी एक मदरसे पर था। लोगों ने इसका वेलकम किया है। हालांकि वहां के एक मौलवी ये भी कहते हैं कि अगर मदद के लिए, व्यवस्था सुधारने के लिए हो रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके कोई दूसरे मायने ना हो। यानी एक डर का भाव भी हल्का सा दिखा, हालांकि वो सरकार के इस फैसले के साथ दिखे। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। और अब बढ़ते आगे, उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों की जांच शुरू होने जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे सही ठहराते हुए जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है। न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता ने राजपुर रोड स्थित मदरसे पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और मदरसे के संचालकों से बातचीत भी की है। संचालकों का कहना है कि व्यवस्था करने के लिए ऐसा हो रहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं, बशर्ते इसके कोई और मायने निकाले ना जाएं। आपको बताते चले, मदरसे में पूर्व में शिक्षकों का वेतन भी सरकार से आता था, जो कि बहुत दिनों से बंद है। मदरसे के कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। देखिए। अपने ख्याल से तो ठीक है, ये बेहतर है। पता भी लगना चाहिए ना कि इनमें क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। वो बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनकी कैसी कंडीशन है, किस हालत में वो आते हैं, और ये इधर उधर से चंदा इकट्ठा करके उनको कैसे खिलाते हैं। अब लोगों की तो नज़रों में मदरसों को ऐसा बदनाम कर दिया गया कि यहाँ उग्रवादी आए हैं, फलाने आ रहे हैं, ढिमके आ रहे हैं, ये पढ़ाया जा रहा है। मगर देखो ना उन बच्चों की हालत अंदर जाके। मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ यहाँ, मैं ONGC से रिटायर हूँ, एज ए स्पोर्ट्स इंटरनेशनल वॉलीबॉल खेला हूँ। अब हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो आज़ाद ख्याल के लोग हैं। हमने यहाँ आके देखा तो उन बच्चों की हालत जो देखी। अगर जांच सिर्फ मदरसों में तरक्की के नाम पे है या उसमें जो दिक्कत है उसको दूर करने के नाम से है, तो ये हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर किसी साजिश के तहत है, सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के खातिर है, तो ये फिर सर्वे यानी ये गलत है। अगर तरक्की के नाम पे है, उनके उसके नाम पे है, तो ये सही है, हम इसका स्वागत करते हैं। जहां बच्चे अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये मुख्य सचिव आवास के ठीक सामने मदरसा है। जानकारी ये भी है कि 2014 के बाद से यहाँ किसी शिक्षक की तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। निजी प्रयासों से मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश अच्छी है और प्रयास भी बेहतर है, ताकि मदरसों की एक असल रिपोर्ट सरकार को मिल सके और बच्चों की और जरूरतमंदों की मदद हो सके। साथ ही यदि कहीं कोई शिकायत है तो उसकी भी जांच हो सके। दरअसल सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था चाहती है मदरसों को लेकर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज जिस प्रकार से कहा है कि समय समय पर जो शिकायतें आती हैं वो दूर होनी चाहिए। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जांच शुरू हो चुकी है। देखना होगा उत्तराखंड में कुल कितने मदरसों की जांच में आखिर क्या तथ्य सामने आते हैं और कब तक ये रिपोर्ट कंप्लीट होती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। पिरान गलियर को उत्तराखंड का छठवां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं, ऐसा कहना है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का। शादाब शम्स ने कहा है कि पिरान गलियर में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आगे कहा है कि पिरान गलियर में मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही मानव तस्करी के साथ ड्रग्स की तस्करी भी चरम पर है। उन्होंने कहा है कि इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। देखिए, पिरान गलियर एक इंटरनेशनल जायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद, बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान गलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान गलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान गलियर के अंदर
ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। और देखिए लगातार हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए लगातार मदरसों के सर्वे को लेकर तो उनके बयान से सहमति सब जता रहे हैं शादाब शम्स के, लेकिन पिरान कलियर को लेकर जो उनका बयान सामने आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। उनका कहना है कि देह व्यापार चल रहा है, ड्रग्स वहां पर ड्रग्स की जो तस्करी है वो चरम पर हो रही है। जी देखिए, शादाब शम्स वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और ये इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में पहले भी थे, सत्ता आने पर ये हमेशा ओहदेदार रहे, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन कल जो एक इंटरव्यू के दौरान, एक बाइट के दौरान जो उन्होंने आरोप लगाए, बड़े गंभीर आरोप हैं। अब हो सकता है, इनका दावा है कि इनकी पुलिस अधिकारियों से, एलाइव इंटेलिजेंस के अधिकारियों से बात हुई है। अब क्या अधिकारियों ने अपने सीनियर ऑफिसर्स की बजाय क्या इन्हें बताना जरूरी समझा, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शादाब शम्स इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो क्या उनके पास कोई प्रमाण है? यदि प्रमाण है तो सरकार उनकी है सीधे कार्रवाई कराए। अब चूंकि ये उनका बयान इतना महत्वपूर्ण है, इतना गंभीर बयान है कि वो मीडिया की सुर्खियों पे है, और कल से बयान देने के बाद से सोशल मीडिया पर भी उनका बयान चर्चाओं में है। अगर वो चेयरमैन बने हैं तो बोर्ड से निर्णय लेकर इसकी जांच होनी चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं। पर उन्होंने बड़े जो गंभीर आरोप लगाए, इस पर कांग्रेस से कल ही रिएक्शन आ गया था। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित बयान बताया है कि इतने गंभीर आरोप इतने पवित्र धार्मिक स्थल पर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के लगा देना शायद जल्दीबाजी है। वो व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, अच्छी बात है, कलियर शरीफ और बेहतर हो, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरीके के आरोप यदि बिना प्रमाण के लगा रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी एक बात होगी। देखना होगा कि इस आने वाले समय में उनका बयान किस ओर जाता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया में इसको लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं उस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है? बिल्कुल, और देखिए क्योंकि सुदेव किस तरीके से पिरान कलियर को लेकर लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, और जब आस्था का इस तरीके से सवाल है और जब वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस गंदगी को हम खत्म करेंगे और इसके लिए हम कहीं ना कहीं सरकार की भी मदद लेंगे। जी बिल्कुल, और सरकार तत्पर भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि आईएएस अफसर जेल जा रहे हैं तो आईएफएस अफसरों से पूछताछ हो रही है। और अभी बीते दिनों हमने देखा एक एआरटीओ थे, वो भी जेल भेजे गए। सरकार पारदर्शी व्यवस्था बनाना चाहती है और बना भी रही है। पर इस तरीके का उनका बयान कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बार बिना प्रमाण के इतनी जल्दीबाजी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दीबाजी है। बहरहाल अब जब जांच होगी, वो बोर्ड से मंजूरी लाएंगे या मुख्यमंत्री से आदेश कराएंगे या कोई विशेष एक एसआईटी बनवाएंगे जो जांच करेगी, ये तो वक्त बताएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बयान उन्होंने बहुत हार्श और बहुत जल्दी दिया हुआ ये बयान है। जब तक आरोपों पर एक क्लियर कॉन्सेप्ट कब तक सामने आता है, सुदीप, ये देखना होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे, जहां यूके SSSC की 23 परीक्षाओं को आयोजित कराएगा UKPSC, जहां एक हफ्ते के भीतर जारी होगा भर्ती का शेड्यूल। अफसरों के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अक्टूबर नवंबर महीने में होगा 4 परीक्षाओं का आयोजन। तो देखिए, अब अक्टूबर और नवंबर महीना खास रहने वाला है, जहां इसी महीने में 4 परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। अफसरों के साथ बाकायदा बैठक हुई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि परीक्षाएं जो हैं कराई जाएंगी। दोबारा से ये परीक्षाएं हैं और एक हफ्ते के भीतर जारी होगा भर्ती का शेड्यूल, पूरा जारी कर दिया जाएगा। और देखिए, अब ये जो भर्ती है वो UKPSC कराएगा और इसको लेकर खास तौर से फैसला जो है किया गया है खास बैठक के जरिए। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा सुदीप का रुख करते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, अब UKPSC जो है परीक्षाएं कराएगा, 4 ये परीक्षाएं रहेंगी, इसका शेड्यूल भी जल्दी जारी हो जाएगा, और क्या अपडेट? जी देखिए, उत्तराखंड में राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि ऐसी परीक्षाएं जिनका कैलेंडर नहीं घोषित हो पा रहा है, शुरुआत इसकी लोक सेवा आयोग से होगी। इसी के क्रम में यह आदेश हुआ था और कल आयोग ने आदेश जारी कर दिया है प्रेस नोट के जरिए कि 1 सप्ताह के भीतर हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों की मुख्यमंत्री से पत्रकारों की सचिवालय में जो बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अक्टूबर माह तक हम 4 परीक्षाएं कराने जा रहे हैं और हमारा ये दृढ़ है, संकल्प है कि हम जो बेरोजगार युवा हैं
या ऐसे युवा जो परीक्षा की आस में बैठे हैं उनकी परीक्षाएं जल्द हो सके। और यूकेएसएससी को भी हमको और सुधार करना है, क्योंकि राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग जो ये है, इसमें जो शिकायतें हैं, कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल है, इसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। देखिए, लोक सेवा आयोग भले ही बहुत जल्दी कैलेंडर जारी करने की और अक्टूबर तक सरकार परीक्षा कराने की बात कर रहा हो, पर लोक सेवा आयोग के पास भी संसाधन खासे कम है। उनकी अपनी ही 3-4 परीक्षाएं लंबित चल रही हैं, डिले चल रही हैं। तो एक ये बड़ा टास्क दिया है मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग को। देखना होगा कि आप वास्तव में अक्टूबर अंत तक ये चारों परीक्षाएं क्या हो पाती हैं। बिल्कुल, और इसका क्या शेड्यूल जारी किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, ताकि चीजों को जो है मैनेज किया जा सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। हरिद्वार से अगली खबर, जहां जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। जहां जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं पथरी में शराब पीने से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, हरिद्वार से खबर, जहां जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई है। जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। पथरी की बात करें तो पथरी में शराब पीने से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए, जहरीली शराब कई जिंदगियां निगल रही है और इसी के चलते लगातार जांच भी की जा रही है और मौतों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। अब तक 12 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब का सेवन की वजह से, और 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए किस तरीके से जहरीली शराब के सेवन की वजह से कई जिंदगियां जो है चली गई हैं और अभी भी कई लोग लगातार अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। किस तरीके से जहरीली शराब के सेवन पर अंकुश लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके? देखिए, पंचायत चुनाव से पहले ही फूलगढ़ और आसपास के इलाकों में नकली शराब बनाई गई थी, जिसको पीकर लोगों की मौत हुई। घटना वाले दिन यानी दिन शनिवार को जिला प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ था कि कैसे ही इस खबर को गलत बताया जाए, मौतों को स्वाभाविक बताया जाए या मारपीट कारण बताया जाए। पर जब आंकड़े बढ़ने लगे, सीधे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और 9 लोग सस्पेंड हुए। इसके बाद से ही अब हड़कंप मचा हुआ है और मौतों की संख्या 12 पहुंच रही है। हालांकि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि इनकी संख्या अब 13 हो चुकी है। अभी तक 9 लोग सस्पेंड हुए हैं, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को लेकर ना तो मुख्यालय ने कोई रिपोर्ट भेजी है, ना ही जिला प्रशासन से कोई रिपोर्ट आई है। ये देखिए, बड़ा चौंकाने वाला है कि एक और तो हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, दूसरा वहां आचार संहिता सूचना लागू है, दूसरी ओर तो शराब पकड़ी जानी चाहिए थी, उल्टा शराब पीकर लोग मर गए और अब लीपा पोती हो रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या बड़ा एक्शन तय होता है और जिला प्रशासन कैसे खुद को पाक साफ साबित करता है। बिल्कुल, और देखिए किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, कहीं ये चुनाव से जुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि ठीक पंचायत चुनाव से पहले इस तरीके से जहरीली शराब के सेवन से मौतें हुई हैं, तो कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं इसको लेकर। जी बिल्कुल, ये एक प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के चुनाव के लिए शराब की व्यवस्था की थी, ये स्पष्ट हो चुका है। और उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में जखीरा भी मिला था। तो इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि कोई शादी ब्याह या दावत मनोरंजन के लिए शराब लाया था। ये शराब चुनाव में प्रलोभन के लिए इस्तेमाल हो रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग इसका क्या संज्ञान ले रहा है, ये भी महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी। और अब इसमें आगे सरकार क्या सख्त एक्शन लेकर एक संदेश देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, जहां देहरादून के माल देवता में पिकनिक मनाने जाना 5 युवकों को बहुत भारी पड़ गया। दरअसल माल देवता में पिछले 19 अगस्त को तबाही मचाने के बाद नदी अब भी वहां के ग्रामीणों को डरा रही है। देहरादून के माल देवता में सोमवार देर रात नदी का जलस्तर बढ़ गया और पिकनिक मनाने पहुंचे 5 युवक टापू में फंस गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने आरक्षी सुशील कुमार के नेतृत्व में रेस्क्यू कार्य किया। 5 युवक के रेस्क्यू के सहारे सुरक्षित उसे किनारे निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को देर रात सिटी कंट्रोल रूम द्वारा एसडीआरएफ को घटना की सूचना दी गई थी। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 87 कलेक्ट्रेट के पास सरिया से लदे ट्रॉल ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रॉला चालक कैबिन में फंस गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है।
और अब खबर काशीपुर से है, जहां वन विभाग और खनन वाहन स्वामियों में चेकिंग के दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली। प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी यूनिफॉर्म के वन विभाग के कर्मचारी खनन की गाड़ियों को रोक रहे थे, जिसके बाद दोनों के बीच गर्मागर्मी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उप खनिज का अवैध अभिवहन किया जा रहा है, तो उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में, जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल और काशीपुर रेंज के स्टाफ भी थे। इनके द्वारा कल कुल 3 वाहनों को उप खनिज का अवैध अभिवहन करते हुए पकड़ा गया है और वहाँ मौके पे कुछ अज्ञात लोग थे जिनके द्वारा इस तरह से कुछ बहसबाजी हो रही थी। तो उसमें फिर वहाँ जो संबंधित पुलिस विभाग के कार्मिक हैं उनको भी बुलाया गया था और फिर उसमें जो है नियमानुसार आगे की अब खबर उत्तराखंड से है, जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि डेंगू मरीजों की संख्या प्रदेश भर में 100 के पार हो चुकी है। तो वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून ने इसे एक बड़े अभियान के तौर पर लिया है। तो उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में, जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल और काशीपुर रेंज के स्टाफ भी थे। इनके द्वारा कल कुल 3 वाहनों को उप खनिज का अवैध अभिवहन करते हुए पकड़ा गया है और वहाँ मौके पे कुछ अज्ञात लोग थे जिनके द्वारा इस तरह से कुछ बहसबाजी हो रही थी। तो उसमें फिर अब खबर उत्तराखंड से है, जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि डेंगू मरीजों की संख्या प्रदेश भर में 100 के पार हो चुकी है। तो वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून ने इसे एक बड़े अभियान के तौर पर लिया है। लगातार निगम जो है उससे फॉगिंग कर रहा है और आज मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है, क्योंकि बरसात जो है समाप्ति की ओर है। अभी तापमान जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, तो अभी 1-1.5 महीना ये समस्या रहेगी। इसलिए नगर निगम अपने स्तर पर चाहे फॉगिंग हो, चाहे जहाँ पानी इकट्ठा होता हो, उसको लार्वा को नष्ट करने के लिए आज मैंने एक टीम बुलाई है और उसको जो है हम इसको बड़े स्तर पर इसको अभियान को चलाकर देहरादून से लार्वा नष्ट करेंगे। लगातार निगम जो है उससे फॉगिंग कर रहा है और आज मैंने देहरादून से अगली खबर, जहां उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। जहां नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट है, जहां आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को ऋषिकेश में महिला अभ्यर्थियों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने पहाड़ों से निकली है बयार, जहां बेटियां मांगे अपने अधिकार और 30% आरक्षण की मैं अधिकार, क्या बन के रहूंगी सिर्फ घनश्यारी जैसे नारे लगाए। इस दौरान महिलाओं ने रैली निकालकर सरकार से मामले में अध्यादेश जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो महिलाएं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। आरक्षण बिल जो स्टे हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी पाई जाती है। सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी निष्क्रियता दिखाई है, सरकार के जो अधिवक्ता जो रहे उन्होंने वहां पर जाके उसको अच्छे ढंग से प्रश्न नहीं किया कोर्ट के सामने। तो सरकार से इस समय जो हमारी पीसीएस, अपर पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं लड़कियां, छात्र वगैरह, उन लोगों ने एक समूह बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 7 तारीख को उन्होंने देहरादून में बड़े स्तर पर एक
जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया था। आज एक गोष्ठी के माध्यम से, एक छोटी सी रैली के माध्यम से सरकार तक एक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि इसका अध्यादेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है कि इसका अध्यादेश जारी करें। हमारी बच्चियों का जो 30% आरक्षण था उसे खत्म करने की साजिश भी सचिवालय में बैठे बाहरी अधिकारियों की वो साजिश दिख रही है। हम यहाँ पर आज इनके समर्थन में आए और हमारा ये कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर उत्तराखंडियों का गला न दबाए, इसमें अध्यादेश लेकर आए और बच्चियों को उनका हक दिलाए। जो उत्तराखंड मिला है ये महिलाओं के ही माध्यम से मिला है, महिलाओं के आंदोलन से मिला है। और मैंने जैसे अभी बताया है कि मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आएँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी घर पे रहे, और इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए उसको मैं चाहता हूँ कि वो भी अधिकारी बने। और उत्तराखंड की महिलाओं में जो उत्साह है, जो जोश है, अगर उन्होंने जो ठान लेती हैं वो आगे करती हैं। आरक्षण बिल जो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।